दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि आजकल मैं सुहेली की मैन ईटर नरभक्षी बाघिन की स्टोरी सुना रहा था और पिछले जो मेरे पार्ट थे उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार उसने अब तक 17 इंसानों को मारकर खा लिया था और इस बाघिन के द्वारा टोटल 22 इंसानों को मारा गया था। और उस नरभक्षी बाघिन का जो 17वां शिकार था वो था लल्लू, उसका पालक, जिसने उस बाघिन को बचपन से पाला पोसा था, बड़ा किया था और उस बाघिन का नाम तारा था। और जब लल्लू को उस बाघिन के द्वारा मारकर खा लिया गया था तब लल्लू की उम्र 23 वर्ष की थी और लल्लू को मारकर खाने की जो पूरी घटना है वो मैंने इसके पिछले भाग में डाली हुई है। अब उससे आगे क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो मैं आपको आज बताऊंगा। और इस सुहेली की नरभक्षी बाघिन के बारे में मैं इतने डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूं कि 1981 में मैं पलिया में अपनी ताई के पास गया था। मेरे जो ताऊ थे उनकी जो ससुराल थी वो पलिया में थी और उस समय मैं स्कूल का स्टूडेंट था और पलिया गया था और वहाँ पर ये खबरें मैंने सुनी थी। और उसके बाद मेरी जिज्ञासा हो गई थी टाइगर के बारे में, उस नरभक्षी टाइगर के बारे में। और बाद में जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैं लगातार दुधवा पार्क गया और वहाँ पर मुझे इस तारा के बारे में और इसका जो बेटा था आगे, जो कि सलूकापुर का एक प्रसिद्ध नरभक्षी मेल टाइगर था, वो बना था, उसकी स्टोरी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है सलूकापुर मैन ईटर टाइगर के नाम से। 1980 के समय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रत्येक उस व्यक्ति को जो बाघ के द्वारा मारा जाता था उसको 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता था। जो मारे गए व्यक्ति की जिंदगी को वापस तो नहीं ला सकता था, हाँ उसके रोते बिलखते परिवार के लिए एक हेल्प वो जरूर कर सकता था। दुधवा पार्क के सुहेली नदी के दोनों तरफ मार कर खाती आ रही तारा नाम की बाघिन को पहली बार उस तारा बाघिन के जानकार व्यक्ति जैक्सन के द्वारा अपनी आंखों से लल्लू को खाते हुए देखा था और उसे पहचाना था। यह एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात थी जो निदेशक राम लखन सिंह के हाथ में लगी थी, जिसको वो पिछले 2 सालों से तलाश कर रहे थे। जैक्सन यह बात कभी भी राम लखन सिंह को नहीं बताता। अगर बाघिन के हाथों मारे गए लल्लू के घर वालों को 5,000 रुपए देने का अधिकार उस समय के निदेशक राम लखन सिंह के हाथ में नहीं होता। 5,000 रुपए का मुआवजा पाने के लिए जैक्सन को यह बताना जरूरी था कि लल्लू की मौत कैसे हुई थी। और जैक्सन की गवाही से वो सारी उलझी हुई गुत्थियां सुलझती दिख पड़ रही थी। और बिली अर्जुन के टाइगर हेवन पर बंधा कटरा खाने वाली जो तारा बाघिन थी उसने ही लल्लू को मारा व खाया था। अब यह एक अजीब बात थी कि पड्डा मिलने के बाद भी उस तारा ने लल्लू को क्यों मारा था। तब जैक्सन ने ही आगे बताया कि 3 रातों से कटरा न बांधकर कमरे के अंदर डोर खुला छोड़कर भैंस का गोश्त रखा जाता था। जो भैंस का गोश्त था वो उस कमरे के अंदर रखा जाता था जिस कमरे के अंदर तारा पहले रहती थी। और तारा को कमरे में बंद किया जा सके इसके लिए वहां पर गोश्त रखा जाता था। और ये उनकी पूरी एक योजना थी कि तारा जब कमरे के अंदर भैंस के गोश्त को खाने के लिए जाएगी तो बाहर से कुंडी लगा करके तारा को बंद कर दिया जाएगा और इस प्रकार उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार जो तारा थी वो पिछले 3 दिनों की भूखी थी और लल्लू ने सोचा था कि मैंने उसको पाला है और मेरी उस बाघिन से जान पहचान है। सो 3 दिनों की जो भूखी तारा थी वो जब लल्लू उसके दांव पर चढ़ गया तो उसने उसको मारकर खा डाला था। बाद में बिली अर्जुन सिंह स्वयं निदेशक राम लखन सिंह से मुआवजे के लिए मिले थे तो राम लखन के द्वारा यह बोला गया कि हो सकता है किसी आदमी के द्वारा लल्लू को मारकर बाघिन के रास्ते में डाल दिया हो। ऐसी अवस्था में मुआवजे का तो कोई नियम नहीं बनता।
लेकिन बाद में बिली के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि लल्लू को बाघिन ने ही मारा है, किसी आदमी ने नहीं मारा है। तो राम लखन सिंह के द्वारा 5,000 का जो मुआवजा था वो लल्लू के परिजनों को दे दिया गया। अब टाइगर हेवन पर तारा को पकड़कर सुधारने के लिए कटरा बांधना बंद कर दिया गया था और सतर्कता भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बढ़ा दी गई थी। 15 सितंबर सन 1980 को इस मैन ईटर बाघिन के द्वारा रामकिशन नाम का एक 17 वर्ष का जो टीनेजर लड़का था उसको दर्शन सिंह का जो गन्ने का खेत थे वहां पर मारकर खा लिया गया था। और दरअसल में ये जो पूरी घटना थी वो इस प्रकार थी, जो रामकिशन नाम का जो 17 साल का जो लड़का था वो अपने एक बड़े भाई जिसकी उम्र 19 साल की थी और एक छोटी बहन जो कि 12 साल की थी, ये तीनों जने अपनी 10 भैंसों को लेकर के खेतों में चराने के लिए गए थे। और ये तीनों जो बच्चे थे ये पैदल ना होकर के भैंसों के ऊपर बैठे हुए थे और भैंसों को चरा करके शाम के करीब 4 बजे जब वो दर्शन सिंह किसान के खेत के पास से, गन्ने का जो खेत था उसके पास से वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो एक कतार में एक लाइन में ये 10 भैंसें चल रही थी। सबसे आगे वाली भैंस के ऊपर जो रामकिशन था उसका बड़ा भाई बैठा हुआ था और जो बीच में उसकी छोटी बहन जो 12 वर्ष की थी वो बैठी हुई थी। और उसके बाद में जो एक कतार बना करके भैंसें जा रही थी उनके सबसे पीछे वाली जो भैंस थी उसके ऊपर बैठा हुआ था रामकिशन। और तभी अचानक पीछे से भैंसों में भगदड़ मची बड़ी जोरों से। और जब रामकिशन का जो बड़ा भाई था और उसकी जो बहन थी उन्होंने जब मुड़ करके पीछे देखा तो उनको भैंसों में भगदड़ मची हुई नजर आई और भैंसें इधर उधर भाग रही थी। तभी उनकी निगाह रामकिशन को ले जाती हुई बाघिन पर पड़ी। वो बाघिन रामकिशन को कमर के बीच से उसने पकड़ रखा था और हवा में सीधा ही उठा रखा था। और जो रामकिशन था वो अपने हाथ पैर मार रहा था दर्द की वजह से, जान बचाने की वजह से। और जो बाघिन थी बड़ी तेजी से उसको दर्शन सिंह के गन्ने के खेतों के अंदर ले गई। और जो पीछे जो भैंसें थी जब उनमें भगदड़ मची तो जो आगे भैंसें जा रही थी जिन पर रामकिशन का भाई भी जा रहा था और बहन भी जा रही थी उनमें भी भगदड़ मच गई। और जब सभी भैंसों में भगदड़ मच गई और जब वो भागने लगी तो जो उसका बड़ा भाई था रामकिशन का, जो बहन थी वो भी भैंसों के ऊपर से नीचे गिर गए और भैंसें इधर उधर भाग गई। और बाद में जो रामकिशन का भाई था और उसकी जो बहन थी वो पैदल ही गांव की दिशा की तरफ भागे जान बचाने के लिए। और गांव में जाकर के उन्होंने सूचना दी और गांव से तब 20-22 जनों की एक पार्टी बनी, खोजी दल बना। और दर्शन सिंह के खेतों के पास जब वो आया तो वहां पर उनको बुलेट ट्रेल मिली। और बुलेट ट्रेल का कारण यह था कि जब वो जो शेरनी थी, जो बाघिन थी, उसने रामकिशन को कमर से पकड़ रखा था। जब वो गन्ने के खेतों के अंदर घुसने लगी तो गन्ने के खेतों के बीच में जो डिस्टेंस था वो कहीं 5 इंच कहीं 7-8 इंच का होता है। और जो बॉडी वो लंबाई में थी उसकी वजह से उसको गन्ने के खेतों के अंदर बॉडी को ले जाने में दिक्कत हुई। तो उसने वहां पर गन्ने के खेतों के किनारे बॉडी को नीचे रख दिया और गर्दन से पर अपनी पकड़ बनाई और घसीट करके वो गन्ने के खेतों के अंदर ले गई। क्योंकि जब गर्दन से पकड़ करके किसी इंसान को घसीटा जाता है तो उसकी बॉडी सिलेंडर बॉडी बन जाती है, लंबाई में आ जाती है और उसके जो हाथ हैं वो भी अंदर की तरफ खींचते चले जाते हैं, बॉडी आसानी से ड्रैग हो जाती है। और वो जो बाघिन थी वो गन्ने के खेतों में उसको ड्रैग करके ले गई और जहां पर उसने रामकिशन की बॉडी को रखा था वहां पर खून का एक छोटा सा कुंड बन गया था। और वो निशानदेही को देख करके जो 20-22 जनों की पार्टी थी वो शोर मचाती हुई गन्ने के खेतों के जब अंदर घुसी तो जो बाघिन थी उसको रामकिशन की बॉडी को खाने का कोई मौका ही नहीं मिला। वो केवल गले से और कमर से बहते हुए खून को चाट ही सकी थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाई। और जब 20-22 जनों के उसने देखा गन्ने के खेतों में घुसते हुए तो वो रामकिशन की बॉडी को छोड़ करके वहां से चली गई। और इस प्रकार रामकिशन को तो बचाया नहीं जा सका, लेकिन रामकिशन की बॉडी को रिकवर कर लिया गया और ये रामकिशन के रूप में उस मानव भक्षक शेरनी का 18वां शिकार था। दुधवा में राम लखन सिंह का ऐसी बाघिन से पाला पड़ गया था जिसने अपना बचपन भारत के जंगलों में नहीं बिताया था, ना ही अपनी माँ बाघिन से जानवरों को मारने की उसने ट्रेनिंग ली थी। इंग्लैंड के चिड़ियाघर टॉय ट्री में उसका जन्म हुआ था और जो साइबेरियन व सुमात्रन मिक्स नस्ल थी वो रॉयल बंगाल टाइगर की नस्ल की नहीं थी और उसकी तलाश जोरों से की जा रही थी। लेकिन इसी बीच उस बाघिन के द्वारा 19वां शिकार कर लिया गया। और यह 19वां शिकार किस प्रकार हुआ वो मैं आपको आगे बताता हूं। 3 अक्टूबर सन 1980 को गुरमेल सिंह
का फार्म हाउस था, जो कि बिली अर्जुन के टाइगर हेवन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। और गुरमेल सिंह शाम को करीब 5 बजे के आसपास अपना एक सेवक, जो कि उसने काम के लिए रखा हुआ था, उसका नाम था जनार्दन के साथ जो गुरमेल सिंह था वो पैदल ही अपने मक्के के खेतों की तरफ गया था। मक्के का मतलब उसको पंजाब में छल्ली बोलते हैं या मकई बोलते हैं हिंदी में। मक्के के खेतों की तरफ वो गया था और वहां पर वो गया था चारा काटने के लिए, क्योंकि गुरमेल सिंह के पास 2 भैंसें थी। उनके लिए उसने सोचा था कि कुछ घास काट ली जाएगी और कुछ मक्की के पौधे काट लिए जाएंगे ताकि भैंसों को खिलाया जा सके। और उसने जनार्दन को बोला, जो कि उसका सेवक रखा हुआ था, उसने अपने वर्कर रखा हुआ था, कि वो मक्के के खेत के अंदर घुस करके थोड़े मक्के के पौधे काट ले और वो घास काट लेगा। लेकिन जब गुरमेल सिंह के द्वारा जनार्दन को ये बोला गया तो जो जनार्दन था वो बगले झांकने लगा, मीन से इधर उधर देखने लगा। और उसको इस तरह शांत खड़ा देख करके जो गुरमेल था वो समझ गया कि ये जो जनार्दन है ये घबरा रहा है, डर रहा है। तो उसने जनार्दन से पूछा कि वो क्यों नहीं अंदर जा रहा है। तो जनार्दन ने बोला कि सरदार जी, हमको डर लगता है अंदर जाने से, क्योंकि जितने भी अब तक मानव भक्षी जो शिकार हुए हैं, जो जिन इंसानों को टाइगर के द्वारा मारा गया है, वो ऐसे ही चारा काटते हुए गन्ने के खेतों के अंदर या गन्ने के आसपास जो और तमाम जो खेत होते हैं वहां पर वो मारे गए हैं। इसलिए हमको डर लगता है, हम उस खेत के अंदर नहीं जा सकते। तो गुरमेल सिंह ने कहा, ठीक है, तुम ये पास में जो मचान बंदी हुई है उसके ऊपर चढ़ जाओ। एक्चुअली में जो गुरमेल सिंह का जो घर था वो गांव में नहीं था, उन्होंने खेतों के बीच में ही डेरा बना रखा था। डेरा मतलब जैसे कि कुछ किसान लोग खेतों के बीच में ही अपना घर डाल लेते हैं, जो कि गांव से थोड़ा हटकर होता है। और अपने खेतों की रखवाली के लिए उसने एक पेड़ के ऊपर, सेमल का वहां पर पेड़ था, उसके ऊपर करीब 20-22 फुट की ऊंचाई पर एक मचान बांध रखा था। उसके ऊपर उसने जनार्दन को सीढ़ियों के सहारे, सीढ़ियां बनी हुई थी वहां पर, उसके सहारे जो जनार्दन था उस मचान के ऊपर जाकर के सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ गया। और गुरमेल सिंह अपनी दलेरी दिखाता हुआ, जो उसके हाथ में हंसियां थी काटने वाली घास को और मकई को, वो मकई के खेत के किनारे चला गया। सबसे पहले तो उसने बैठ करके वहां पर घास काटी। लेकिन इससे पहले जब गुरमेल सिंह और जनार्दन के बीच में आपस में बातचीत चल रही थी, तो जो वो नरभक्षी बाघिन थी वो वहां से 200 मीटर की दूरी पर दूसरे गन्ने के खेत में पड़ी हुई थी। और जो जनार्दन था वो जब मचान के ऊपर बैठ गया तो वो जो नरभक्षी बाघिन थी वो पास में भी हो सकती थी और दूर में भी हो सकती थी। तो जो गुरमेल सिंह था उसने सोचा कि जरूरी थोड़ा है कि ये बाघिन कहीं आसपास ही होगी। लेकिन उस समय बाघिन वहां 200 मीटर की दूरी पर ही पड़ी हुई थी। जब उन्होंने उसकी आपस में कन्वर्सेशन सुनी, बातचीत सुनी, तो वो बड़ी तेजी से उस दिशा की तरफ वो बढ़ी। क्योंकि बाघों के अंदर एक खासियत होती है कि उनके कान सुनने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन साथ ही जो बाघ होते हैं, जो टाइगर होते हैं, उनको ये आइडिया लग जाता है कि आवाज किस दिशा से आई है और बिल्कुल एक्यूरेट वो उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। और बाद में जब जनार्दन पेड़ के उस मचान के ऊपर चढ़ गया तो उसको मचान पर चढ़ते हुए बाघिन ने दूर से देख लिया था और उसने गुरमेल की भी आहट पा ली थी, क्योंकि जब वो घास काट रहा था तो उससे आहट हो रही थी। तो बाघिन बड़ी तेजी से मक्के के खेत के अंदर घुस गई और घुस करके वो गुरमेल की तरफ दबे पांव तेजी से बढ़ने लगी। और जो जनार्दन था वो मचान पर 20 फीट की ऊंचाई पर बैठा हुआ था। जनार्दन ने 20 फुट की ऊंचाई से मक्के के खेतों के जो ऊपर के सिरे थे उनको हिलते हुए देखा। पौधों के सिरे हिल रहे थे। वो इसलिए हिल रहे थे कि बाघिन जब छिपती हुई गुरमेल की दिशा की तरफ बढ़ रही थी तो मक्के के ऊपर के सिरे हिलते जा रहे थे, और जो सिरे हिल रहे थे वो एक ही जगह नहीं हिल रहे थे, वो हिलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बाघिन आगे बढ़ रही थी जिस दिशा की तरफ, मक्के के सिरे उसी दिशा की तरफ धीरे धीरे ऐसे हिलते जा रहे थे। और जब जनार्दन ने ऊपर से देखा तो उसको आइडिया हो गया कि कोई ना कोई जानवर जरूर इस मक्के के खेतों में है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, और उसकी वजह से मक्के के जो पौधे हैं उनके ऊपर के सिरे हिलते जा रहे हैं। वो सोच रहा था कि ये कौन सा जानवर हो सकता है जो गुरमेल सिंह की दिशा की तरफ ही बढ़ रहा है। और उसने गुरमेल सिंह को सावधान करने के लिए आवाज लगाई। अभी वो गुरमेल सिंह को आवाज लगा ही रहा था कि इतने में जो गुरमेल था वो मक्के के खेतों के किनारे बैठा हुआ था।
उसने उस आवाज की परवाह ना करके वो मक्के के थोड़ा अंदर चला गया। ज्यादा अंदर नहीं गया, केवल 2-3 फीट अंदर ही गया, ताकि कुछ मक्के के पौधों को काट करके वो उसकी एक गठरी बना ले, ताकि वो अपने पशुओं को उसका चारा खिला सके। और इतने में वो बाघिन वहां पर पहुंच गई और जनार्दन ने मक्के के खेतों में बड़ी भारी हलचल को देखा। 15-20 मक्के के जो पौधे थे वो बुरी तरह से हिल रहे थे, जैसे मक्के के खेतों के अंदर भूचाल आ गया हो, और बुरी तरह से मक्के के जो पौधे थे वो हिलने लगे। दरअसल में बाघिन ने वहां पर गुरमेल को पकड़ लिया था। गुरमेल की उम्र उसमें 25 वर्ष की थी, वो नौजवान था, लेकिन बाघिन ने इतनी घात लगा करके उसको पकड़ा था कि ना तो उसे चिल्लाने का मौका मिला, ना ही उसको संघर्ष करने का कोई अवसर मिला। और उसकी हंसियां भी वहीं गिर गई और उसकी पगड़ी भी वहीं गिर गई, और बाघिन ने उसको सामने से गला दबा करके बैठ गई और मार डाला। उससे क्या हुआ कि गुरमेल को चिल्लाने का अवसर भी नहीं मिला। और उसके बाद जब गुरमेल की मृत्यु हो गई तो बाघिन ने अब उसको घसीट करके आगे ले जाना चाहा, तो उसने जो गुरमेल था उसको पीछे से पकड़ बनाई। पीछे से पकड़ बना करके वो घसीट करके मक्के के खेतों के अंदर ले गई, और जो मक्के के जो खेतों के जो पौधे थे उनके सिरे फिर बुरी तरह से हिलने लगे और बहुत ज्यादा मात्रा में वो हिल रहे थे। उसका कारण यह था कि पहले जो शेरनी थी वो अकेली आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बार वो बॉडी को भी घसीट कर ले जा रही थी, तो एक चौड़े एरिया में मक्के के जो खेत थे वो बुरी तरह से हिल रहे थे। और इधर जब जनार्दन के द्वारा लगातार गुरमेल सिंह को बुलाया जा रहा था, तो गुरमेल सिंह जो था उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। और कई बार आवाज देने के बाद भी जब गुरमेल सिंह की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, तो वहां से 100 मीटर पीछे की तरफ एक और मचान थी दूसरे किसान की, और उस किसान का जो वर्कर था वो भी वहां मचान पर रात को आया था पहरा देने के लिए। जब उसने आवाजें सुनी तो उसने सोचा शायद जनार्दन को कोई हेल्प की जरूरत है, यह भी शायद रखवाली के लिए मचान पर बैठा हुआ है। तो वो भागता हुआ आया, और भागता हुआ आया, जब वो नीचे आया तो जनार्दन ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे गुरमेल गया है अंदर, और उसका वो कोई जवाब नहीं आ रहा। तो उसने जनार्दन को नीचे उतरने के लिए बोला। जब जनार्दन नीचे उतरा, वो दोनों जने उस किनारे पर गए जहां पर गुरमेल सिंह घास काट रहा था, और घास कटी हुई वहां पर पड़ी हुई थी। तो वहां पर उनको कुछ ऐसे निशान मिले जैसे कि कोई घसीट करके ले जा रहा है, क्योंकि उनकी निगाह अंदर गई 5-7 फीट अंदर। तो मक्के के कई पौधे टूटे हुए थे, जो कि काटे हुए नहीं थे, टूटे हुए थे। उनको देख करके उनको शक सीधा ही मानवभक्षी बाघिन की तरफ गया, क्योंकि उस बाघिन की डर की वजह से ही जनार्दन पहले घास नहीं काट रहा था। और वो दोनों बड़ी तेजी से अपने डेरे की तरफ पहले गए। डेरे में जाकर के उन्होंने जो गुरमेल था उसके पिता को बताया, उसके भाइयों को बताया कि ऐसे ऐसे गुरमेल को लगता है कोई जानवर उठा के ले गया है। काफी आवाज देने के बाद भी वो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उन्होंने किसी जानवर को देखा नहीं है। और जब गुरमेल के परिजनों को ये बात पता चली तो वहां से ट्रैक्टर को निकाला और फिर गांव में गए, और वहां से 40-50 जनों की पार्टी 3-4 ट्रैक्टरों पर सवार होकर के आई, और वो गन्ने के नहीं, मक्के के उस खेतों के अंदर ही ट्रैक्टर समेत चले गए। और कुछ अंदर जाकर के उनको किसी तरह का कोई निशान नहीं मिला, तो वो सब जने ट्रैक्टर को खड़ा करके जोरों से शोर मचाते हुए पैदल एक भीड़ में बना करके जब गए, तो निशानों का पीछा करते हुए, निशान क्या थे कि जो मक्के के पौधे थे वो एक सीक्वेंस लाइन में, जैसे जैसे शेरनी वो बाघिन जा रही थी वो टूटते हुए जा रहे थे, तो वो एक ड्रैगिंग का निशान बन गया था। वो घटनास्थल पर पहुंच गए, और वहां पर उस जो गुरमेल था उसकी कुछ हिस्सा ही वो बाघिन खा पाई थी, केवल 2-3 पाउंड वो मीट ही वो कंज्यूम कर पाई थी, और इतने में वो पार्टी पहुंच गई थी। और इससे पहले जो हंसिया था उसका, वो वहां किनारे पर ही जनार्दन को और उसका जो एक साथी था जो जनार्दन की आवाज सुन करके आया था उनको मिल गया था। और बाद में मक्के के खेतों के अंदर गुरमेल सिंह की पगड़ी भी मिली थी। और इस प्रकार ये जो गुरमेल सिंह था वो उस मानवभक्षी बाघिन का 19वां शिकार था। 22 अक्टूबर सन 1980 को 1980 को उस बाघिन के द्वारा राम सूरत नाम के व्यक्ति के रूप में उस 20वां शिकार किया गया। और ये जो 20वां शिकार था वो राम सूरत, वो कैसे उस बाघिन के हाथों मारा गया वो मैं आपको बताता हूं।
जो टाइगर हेवन का जो बिली अर्जुन का जो फार्म हाउस था, उससे करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर जो राम सूरत था, वो 2 गन्ने के खेतों के बीच में जो रास्ता होता है, वहां के बीच में से होकर वो जा रहा था। और गांव से केवल वो 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर ही था, ज्यादा दूर नहीं था। और वो अपनी एकमात्र जो उसने गाय पाल रखी थी, उसका चारा लेने के लिए वो गया था। और आप ये देखो कि तमाम जितनी भी ये मैन ईटिंग की जो घटनाएं हो रही थी, मैन अटैकिंग की जो घटनाएं हो रही थी, जो उस बाघिन के द्वारा की जा रही थी, वो गन्ने के खेतों में घास लेते हुए, गन्ना काटते हुए, या चारा लेने जाते हुए, या लकड़ लाने जाते हुए हो रही थी। एक्चुअली में ये जो बाघ होता है, जब एक बार ये किसी इंसान को मार लेता है, तो उसके दिमाग के अंदर वहां का नक्शा, वहां का जो सर्कमस्टांसेस है, वहां की जो परिस्थितियां हैं और जो स्थान होता है, वो उसके फिट हो जाता है उसके ब्रेन में। और वैसे ही मिलती जुलती स्थिति जब उसको फ्यूचर में दोबारा से उसके सामने आती है, यानी वैसी ही परिस्थितियों में जब कोई इंसान उसको वैसी ही जगह पर जब उसको दोबारा मिल जाता है, तो उसके अंदर उस इंसान को पकड़ने की जो इच्छा होती है, वो भड़क जाती है और वो उस इंसान का शिकार कर लेता है। और इसीलिए जब 2-3 बार उस बाघिन के द्वारा गन्ने के खेतों के आसपास इंसानों का शिकार किया गया, तो उसके बाद से वो गन्ने के खेतों के आसपास जब भी कोई इंसान मिलता था, तो उसको वो पकड़ लेती थी। और वैसी ही परिस्थितियों में, वैसे ही वातावरण में वो ऐसे शिकार करती चली आ रही थी। और इस प्रकार वो एक पकी पकाई नरभक्षक शेरनी बन गई थी। और इस बाघिन के द्वारा राम सूरत को तब पकड़ा गया जब वो गन्ने के खेतों के बीच में जो रास्ता था, वहां से जा रहा था। जो बाघिन थी उस गन्ने के खेतों में ही छुपी बैठी थी। और जब उसने राम सूरत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, तो वो गन्ने के खेतों को थोड़ा अंदर चली गई और छिप करके बैठ गई। और इन सब चीजों से बेखबर वो जो राम सूरत था, वो आगे निकल गया। जब वो आगे निकला, तो शेरनी पीछे से आई और उसने एक ही छलांग में राम सूरत को दबोच लिया। और राम सूरत को चिल्लाने का कोई अवसर भी नहीं मिला। और दिन के करीब 11-11:30 बजे ही उस मानव भक्षी बाघिन के द्वारा राम सूरत को गांव से केवल 150-200 मीटर की दूरी पर ही पकड़ लिया था। और पकड़ करके वो उसको गन्ने के खेतों के अंदर ले गई। और गन्ने के खेतों के अंदर ले जाने के बाद में जब जो राम सूरत था, उसको 1-1.5 घंटे के अंदर ही घर में पहुंच जाना चाहिए था, तो उसकी जो वाइफ थी और उसका जो छोटा भाई था, वो दोनों जने राम सूरत की तलाश में दोनों जने निकले अपने गांव से। और जब वो उस जगह पर पहुंचे, उस रास्ते पर पहुंचे, उन्हें पता था कि राम सूरत कहाँ जाएगा घास काटने के लिए। तो उन्होंने उस रास्ते पर खून के निशान देखे और बाघिन के पंजों के निशान देखे। और साथ में ही गन्ने के खेतों के किनारे उन्हें राम सूरत की चप्पलें भी पड़ी हुई मिल गई। और इन सब चीजों को देख करके उनका मन घबरा उठा, उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। और वो बड़ी तेजी से वापस चिल्लाते हुए गांव में गए और लोगों को बताया। और लोगों ने गन्ने के खेतों में उस बाघिन का पीछा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो काफी डरे हुए थे। और उन्होंने सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, तो शाम के 5 बजे हरिहर प्यारी हथनी पर सवार होकर के जो गार्ड था, अब्बू जहीर उसका नाम था, और रेंजर थे बलदेव सिंह, वो हरिहर प्यारी हथनी पर घटनास्थल पर पहुंचे। और जो निदेशक राम लखन सिंह थे, वो स्वयं जीप के द्वारा वहां पर आए। और उस गन्ने के खेतों के अंदर उस राम सूरत की बॉडी को बरामद किया गया, जो कि आधी खाई जा चुकी थी। लेकिन उस बाघिन के बारे में ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया जिससे कि उसका पीछा किया जा सके और उसको ठिकाने लगाए जा सके। और इस प्रकार उस नरभक्षक बाघिन के द्वारा यह 20वां शिकार किया गया था। दरअसल में कोई भी बाघ इंसानों पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक उसे पूरा यकीन ना हो कि वो अपने शिकार को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। जब कोई बाघ किसी जंगली जानवर पर हमला करता है, तो उसकी शिकार को पकड़ने की जो सफलता होती है, जो सक्सेस होती है, वो 10 से लेकर के 15% तक होती है। 10 बार जब कोई टाइगर पकड़ने की कोशिश करता है जंगली जानवर को, तो उसमें से 8 बार उसको असफलता मिलती है और केवल 1 या 2 बार ही वो अपने शिकार को पकड़ने में सफल हो पाता है।
लेकिन इंसान को पकड़ने की ये जो दर होती है, जो परसेंटेज होती है, वो हमेशा 100% होती है। इधर बिल्ली की यह जो पालतू बाघिन तारा लगातार इंसानों का शिकार कर रही थी, दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर कंजर्वेशन नाम की जो संस्था थी, वहां से 2 लेपर्ड के बच्चे बिली अर्जुन सिंह के द्वारा मंगा लिए गए और उनके द्वारा राम लखन सिंह को, जो उस समय दुधवा के निदेशक थे, डायरेक्टर थे, उनको बताया गया कि दुधवा में लेपर्ड की जो संख्या है आजकल कम हो गई है। इस कारण से ये जो 2 बच्चे विदेशों से मंगाए हैं लेपर्ड के, इनको वो पाल पोस कर बड़ा करेंगे और बाद में इनको दुधवा के जंगलों में बसाने की उसकी योजना है। यह जो लेपर्ड के बच्चे हैं, इसका जो खर्चा है वो स्विट्जरलैंड का इंटरनेशनल ट्रस्ट उठाएगा और इसी ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हवेल का एक लेटर भी निदेशक राम लखन सिंह को मिला था। इससे पहले भी बिली के द्वारा हेरिट नाम की एक मादा पालतू तेंदुआ पाली गई थी। इस हेरिट नाम की पालतू मादा लेपर्ड ने बिल्ली के फार्म पर उसके कर्मचारियों के 2 बच्चों को पहले मार डाला था, लेकिन वो कर्मचारियों के बच्चे थे, इसलिए इसकी जो बात थी वो दब गई थी। लेकिन उस हेरिट लेपर्ड के द्वारा एक रात 21 मई सन 1977 को दुधवा पार्क के रेस्ट हाउस में आकर के एक टूरिस्ट कैलाश नाथ नाम के जो एक टूरिस्ट था, उसके 8 साल के बच्चे का गला पकड़ लिया था और उसको गला पकड़ने की वजह से वहां पर एक पानी का जो गिलास रखा हुआ था रात को पीने के लिए, वो गिर गया था और कैलाश नाथ की नींद खुल गई थी। उनके द्वारा शोर मचाने पर वो हैरियट खिड़की से भाग गई थी और बाद में उस बच्चे को बचा लिया गया था। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से जो दुधवा के निदेशक थे राम लखन, वो बहुत चिंतित हुए। दरअसल में जो लेपर्ड होता है उसको टेम करना बहुत कठिन होता है, लेपर्ड को सधाया नहीं जा सकता। यही एक वजह है कि जो लेपर्ड है वो आपको सर्कस में करतब दिखाते कभी नहीं मिलेंगे। सर्कस के अंदर लायन तो आपको करतब दिखाता मिल जाएगा, टाइगर तो करतब दिखाता मिल जाएगा, लेकिन लेपर्ड को सधा करके अपने इशारों पर नचाना सर्कस के अंदर बहुत ही कठिन होता है। दुधवा के निदेशक राम लखन सिंह बिली अर्जुन के द्वारा 2 तेंदुआ बच्चों को पाल कर दुधवा के जंगल में बसाना उनको ठीक नहीं लगा और उनके अथक प्रयासों के बाद बिली की इस योजना को मंजूरी नहीं मिल पाई और विदेशी तेंदुओं को दुधवा नेशनल पार्क के अंदर बसाने की जो योजना थी वो बिली अर्जुन की इस प्रकार से फेल हो गई। और इस योजना के फेल होने से जो राम लखन सिंह थे वे निश्चिंत हुए। इसी बीच सुहेली की उस नरभक्षी बाघिन के द्वारा रेस्ट हाउस के अंदर घुस करके दुधवा के एक कर्मचारी को मारकर खा लिया गया। पिछले 2 महीनों में रामकिशन, गुरमेल सिंह और जो राम सूरत नाम के जो 3 व्यक्ति उस नरभक्षी बाघिन के शिकार बने थे, वो जो टाइगर हेवन के समीपवर्ती जो गांव थे, जो इलाका था 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में, वहीं पर उनका शिकार बने थे। और उसके बाद में उस सारे इलाके में जो पालतू हाथी के द्वारा गश्त की जाने लगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और सतर्कता बढ़ा दी गई। और सतर्कता बढ़ने की वजह से और इसके साथ ही जब लल्लू भी उस बाघिन के द्वारा मारा गया तो कटरा को बांधना भी उस टाइगर हेवन पर बंद कर दिया गया था। इन सब की वजह से जो वो बाघिन थी वो दुधवा नेशनल पार्क की सीमाओं के अंदर सुहेली नदी को पार करके चली गई। और इसके बाद में उसने जो दुधवा का रेस्ट हाउस था वहां की एक सरकारी कर्मचारी की जो वाइफ थी, उसका नाम था गंगा जली, उसको मार कर खा लिया था। दरअसल में शुभरती नाम का एक सफाई कर्मचारी था, केयर टेकिंग करता था दुधवा नेशनल पार्क की। वो वहां पर सन 1945 से आजादी से पहले से ही नौकरी कर रहा था और उसकी वाइफ शुभारती के साथ ही रहती थी। उसकी वाइफ का नाम था गंगा जली। ये दोनों पति पत्नी का जोड़ा दुधवा नेशनल पार्क के स्टाफ क्वार्टर के अंदर ही रहता था और जो गंगा जली थी वो अपने पति शुभारती के जो काम थे उसमें अपना हाथ बटाती थी, जिसकी वजह से शुभारती का जो काम था कुछ हल्का हो जाता था। 8 नवंबर सन 1980 को
जो गंगा जली थी उसको इस मानव भक्षी बाघिन के द्वारा दुधवा के रेस्ट हाउस से केवल 100 मीटर की दूरी पर ही मारकर खा लिया गया था। और ये जो गंगा जली थी, ये इसका रोज की रूटीन थी कि ये सुबह उठती थी और उठ करके वो पहले शौच के लिए जाती थी पास के जंगल में ही। जंगल का मतलब ये है कि जो रेस्ट हाउस था, आप उसको उसका नक्शे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके एक साइड में पालतू हाथियों का महावत खाना बना हुआ था, जहाँ पर हाथी बांधे जाते थे। पील घर बोलते हैं उसको। और जो हाथी की सेवा करते हैं उसको पीलवान भी बोला जाता है, या महावत होते हैं। और चाराकट होते हैं। 2 आदमी एक पालतू हाथी की सेवा में होते हैं, एक चाराकट होता है, एक उसका महावत होता है। और वहां पर उस समय 5-6 पालतू हाथी रखे गए थे दुधवा नेशनल पार्क के उस रेस्ट हाउस में। और उन हाथियों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक खाई खोदी हुई थी। उस खाई की जो चौड़ाई थी वो 5 फीट की थी और उसकी गहराई भी करीब 4-4.5-5 फीट की थी। और ये खाई इसलिए खोदी गई थी कि एक बार सन 1975 को नेपाल के जंगलों से 30 हाथियों का एक झुंड वो दुधवा के जंगल में आ गया था। और उनका जो नेता था वो बड़ा ही कद्दावर, भारी भरकम डील डोल का, 11 फुट उसकी ऊंचाई थी और 4-4 फीट लंबे उसके सीधे दांत थे। और वो इतना तगड़ा था कि कोई दूसरा नर हाथी उसकी टक्कर में आता ही नहीं था। वो 30 हाथियों का जो झुंड था, 30 हाथियों का, वो दुधवा के पार्क में नेपाल से आया था। और करीब 6 महीने के बाद में वो टो लेता हुआ एक रात को उसका जो वो मेल टस्कर हाथी था उस झुंड का, वो दुधवा के जो रेस्ट हाउस था उसके अंदर ही आ गया। उसमें खाई नहीं खोदी होती थी बाहर, इसलिए वो बड़ी आसानी से उन हथनियों की स्मेल लेता हुआ अंदर आ गया। और अंदर आ करके उसकी कोशिश थी कि राज बेगम नाम की एक जो पालतू हथनी थी, जो कि एक जवान हथनी थी 20-22 वर्ष की, उसको वो अपने साथ भगा करके ले जाना चाहता था। लेकिन इतने बड़े भारी मेल टस्कर हाथी को राज बेगम ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, तो वो घबरा रही थी। और घबरा करके जब वो थोड़ी सी अपनी चिल्लाई तो उसके पास में ही जो हरिहर प्यारी हथनी थी वो बंधी हुई थी। अब हरिहर प्यारी उसकी सहायता के लिए आ गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हरिहर प्यारी हथनी थी वो बड़ी ही दलेर हथनी थी और उसका जन्म नेपाल में हुआ था। उसकी जो माँ थी वो एक पालतू हथनी थी, उसका जो फादर था वो भी ऐसे एक जंगली हाथी था। उसकी स्टोरी मैंने आपको चीता वन, मैन ईटर टाइगर ऑफ चीता वन और हरिहर प्यारी के नाम से डाली हुई है। उसमें आपको हरिहर प्यारी की पूरी स्टोरी मिल जाएगी। और हरिहर प्यारी राज बेगम को बचाने के लिए उस मेल टस्कर हाथी के बीच में और राज बेगम के बीच में आ गई। अब जब उस टस्कर हाथी ने जब देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही है, तो उसने हरिहर प्यारी पर हमला कर दिया। एक मेल भारी भरकम टस्कर हाथी का फीमेल के साथ में युद्ध का कोई मेल ही नहीं बैठता, और उसने अपने 1-2 दांत उसको मार दिए हरिहर प्यारी को। हरिहर प्यारी बड़ी जोरों से चिल्लाई दर्द की वजह से, और जो राज बेगम थी वो भी चिल्लाई। वहां से कुछ 100 कदम की दूरी पर छत के ऊपर महावत गर्मियों में सोए हुए थे। जब उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक अजनबी हाथी हरिहर प्यारी को दांतों से घायल कर रहा है, तो उन्होंने बड़े जोरों से शोर मचाया और उस शोर को सुनकर के गार्ड भी आए और हवाई फायर किए गए। तब वो जो टस्कर हाथी था वहां से भागा। उसके बाद से दुधवा नेशनल पार्क के जो रेस्ट हाउस था उसके चारों तरफ एक खाई खोदी गई ताकि हाथी अचानक से अंदर ना आ सके, और इस तरह हाथियों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन उस खाई को पार करने के लिए एक लकड़ का तख्ता रखा होता था। उस तख्ते के ऊपर से आदमी तो पैदल चला जाता था, लेकिन हाथी नहीं आ सकते थे। 8 नवंबर सन 1980 की ये बात है। गंगा जली रोज की तरह उठी। उसने अपने हस्बैंड शुभारती को उठाया 5:30 बजे और लोटा लेकर के उस तख्ते के ऊपर से होती हुई वो पास के जंगल में वो शौच के लिए गई। केवल वो 50-60 मीटर दूर अंदर ही गई थी। वो उसकी रोज की ये रूटीन थी और लगातार वो जंगल में रह रही थी, इसलिए उसे कोई जंगल से किसी तरह की घबराहट नहीं होती थी। और एक दिन पहले 7 नवंबर सन 1980 को ही वो जो नरभक्षी बाघिन थी वो दुधवा के रेस्ट हाउस के पास ही आकर के वहां से करीब 200 मीटर दूर एक झाड़ी में पड़ी हुई थी। और जब गंगा जली वहां से
तख्ते से होकर के 50-60 मीटर अंदर शौच के लिए गई तो हो सकता है उसको गंगा जली की कोई आहट आ गई हो, या उसने 200 मीटर दूर से देख लिया हो उस बाघिन के द्वारा, क्योंकि जो बाघ होते हैं उनकी निगाह बहुत तेज होती है। और जब उसने गंगा जली को जंगल में जाते हुए देखा तो वो उठ करके बैठ गई, और वो जब गंगा जली नीचे बैठ गई शौच के लिए तो वो बड़ी तेजी से गंगा जली की तरफ बढ़ी। लेकिन उस समय गंगा जली और उस बाघिन के बीच में 10-12 जो एक चीतल हिरणों का जो झुंड होता है वो वहां पर चल रहा था, और उन हिरणों के झुंड से बचने के लिए, क्योंकि हिरण जो होते हैं वो बाघ को देख करके बुलाते हैं, चिल्लाते हैं, उससे बचने के लिए, और साथ में शेरनी की जो स्मेल है, जो बाघिन की स्मेल है, वो गंगा जली ना पकड़ ले, ऐसा बाघिन के द्वारा सोचा गया था। इसलिए वो एक लंबा चक्कर काटकर हवा के अनुसार वो गंगा जली की तरफ बढ़ी। अगर वो शेरनी सीधी गंगा जली की तरफ जाती तो डिस्टेंस करीब 100 मीटर का था, लेकिन 100 मीटर के डिस्टेंस को उस बाघिन के द्वारा 200 मीटर का कर दिया गया, ताकि वो हवाओं के रुख को काट करके उस गंगा जली की तरफ बढ़े। दरअसल में जो बाघ होते हैं, जब वो मानव भक्षी बन जाते हैं, जब वो मैन ईटर बन जाते हैं, तो वो इंसानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वो जानवरों के साथ करते हैं। बाघों को ये नहीं पता होता कि इंसानों की सूंघने की ताकत कैसी होती है। वो भी ये मान लेते हैं कि जैसे शिकार वाले हिरन और जो सुअर होते हैं, उनकी जो सूंघने की ताकत तेज होती है, इंसानों को भी सूंघने की ताकत तेज होगी। इसलिए वो हवाओं के रुख का अनुसरण करते हैं, और यहाँ पर उसने अपने आप को ऐसी अवस्था में पहुंचाया जहां से हवा बहती हुई उस बाघिन की तरफ से गंगा जली की तरफ ना जाए, बल्कि गंगा जली की तरफ से हवा बहती हुई बाघिन की तरफ जाए, जिससे जो गंगा जली है वो बाघिन की स्मेल को पकड़ ना सके। इसलिए वो जो बाघिन थी वो एक लंबा चक्कर काट करके चली, लेकिन वो जो हिरणों का झुंड था वो भी बिखर कर चल रहा था। 2 हिरण उनसे बिखर करके 20-25 मीटर की दूरी पर भी चल रहे थे, और उन हिरणों को बाघिन की आहट मिल गई। और जो हिरण होते हैं उनकी जो कानों की सुनने की पावर होती है वो भी असाधारण रूप से तेज होती है। जैसे ही उनको उस बाघिन की आहट मिली तो उन्होंने तुरंत अलार्म कॉल दी, और बड़े जोरों से वो 2 हिरण थे जो क्वाऊं क्वाऊं की आवाज करके बोले, और उन हिरणों की क्वाऊं क्वाऊं की आवाज सुन करके वो जो 7-8-10 हिरणों का जो झुंड था वो भी जोरों से क्वाऊं क्वाऊं बोलने लगा, और ये सभी हिरण क्वाऊं क्वाऊं की आवाज करते बड़ी तेजी से जंगल के अंदर भागे। जब हिरण अलार्म कॉल देते हुए जंगल के अंदर की तरफ भागे तो गंगा जली थी, वो कोई अनजान तो थी नहीं, वो इन जंगलों में ही कई बरसों से रह रही थी, और वो हिरणों की इस कॉलिंग को, इस अलार्म को अच्छी तरह से पहचानती थी कि जरूर कहीं आसपास कोई खतरा है। तो जो रेस्ट हाउस था, वो जो तख्ता था उस खाई के ऊपर पड़ा हुआ, वो करीब 50-60 मीटर की दूरी पर ही था, और बड़े मजे से तेज कदमों से 1-1.5 मिनट में ही वहां पर पहुंचा जा सकता था। तो जो गंगा जली थी वो तुरंत खड़ी हो गई, और उसने लोटा उठाया और बड़े तेज कदमों से वो उस तख्ते की दिशा की तरफ बढ़ी। और बाघिन ने जब देखा कि उसका शिकार उसके हाथ से निकला जा रहा है तो अब छिपने का कोई फायदा नहीं है, लंबा चक्कर काट के घात लगा करके आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो बाघिन तुरंत खड़ी हो गई और उसने गंगा जली की तरफ अपनी दौड़ लगा दी। और बाघों की जो स्पीड होती है वो करीब 60-65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और वो जो छलांग होती है उसकी पहली छलांग 18-20 फीट की होती है, और उसके बाद जो अगली छलांग होती है वो 25-30 फीट की बाघ लगा लेता है, और केवल 2-3 छलांगों में ही उसने ये डिस्टेंस पूरा कर लिया, और गंगा जली को 8-10 मीटर से ज्यादा भागने नहीं दिया, और उसने गंगा जली को दबोच लिया। और गंगा जली को पकड़ करके उसने मार करके वो घसीट करके वापस जंगल की तरफ ले गई, और गंगा जली के मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकली। और उधर जब गंगा जली पूरे 20 मिनट तक जब वापस नहीं गई तो जो शुभारती था उसको चिंता हुई, क्योंकि उस शुभारती ने भी उन हिरणों की अलार्म कॉल को सुन लिया था, और शुभारती गंगा जली को बुलाने के लिए उस तख्ते के पास तक आ गया, लेकिन तख्ते को पार करके वो जंगल के अंदर नहीं गया, और वहीं से वो खड़ा होकर के जोर जोर से गंगा जली को पुकारने लगा। लेकिन गंगा जली आवाज कहाँ से देती, उसको तो जो बाघिन थी वो ड्रैग करके मार करके ले गई थी। पूरे 2 मिनट तक लगातार आवाजें देते रहने से जब कोई जवाब नहीं आया, तो लेकिन उस शुभारती की आवाजों को सुन करके जो रेस्ट हाउस के जो दूसरे कर्मचारी थे, 3-4-5 कर्मचारी थे, वो शुभारती के पास आ गए और उससे पूछने लगे दाऊ क्या हुआ। वो उसको दाऊ बोलते थे प्यार से।
दाऊ क्या हुआ, गंगा जली को बुला रहे हो? तो उसने बोला कि गंगा जली अंदर गई है शौच के लिए, आधा घंटा हो गया अभी तक आई नहीं है, मैंने कई आवाजें मारी हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रही। और ज़्यादा दूर वो गई नहीं थी, रोज की तरह वो जाती थी, पास ही जाती थी शौच के लिए। और उधर मैंने चीतल हिरणों की अलार्म कॉल सुनी है, तो वो जो कर्मचारी थे वो बोले कि ये तो हमने भी सुनी है, ये तो रोज का काम है, यहाँ पर अक्सर हमें अलार्म कॉल आती है। लेकिन वो बोले कि फिक्र की बात यह है कि उसी दिशा की तरफ गंगा जली गई हुई थी शौच के लिए। अब उन लोगों ने दूसरे और कर्मचारी को इकट्ठा किया और इकट्ठे होकर के करीब 15-20 कर्मचारी को ये टोली गंगा जली की तलाश में जब वहां पर गई, तो सबसे पहले तो उन्हें गंगा जली की चप्पलें मिली कुछ मीटर आगे जाने पर, और कुछ आगे जाने पर लोटा भी पड़ा हुआ मिला। और इसके अलावा वहां पर खून के कुछ बूंदों के निशान भी मिले, और फिर घसीटन का एक निशान था। और उस घसीटन के निशानों को जब पीछा किया गया तो करीब 50-60 मीटर आगे जाकर के वो एक झाड़ी के पास पहुंचे। अभी वो उस दिशा की तरफ बढ़े ही थे, उस समय जो सूरज था वो उसकी लालिमा हल्की हल्की छा चुकी थी, लेकिन जो अंधेरा था वो पूरी तरह से अभी गया भी नहीं था और पूरा अंधेरा था भी नहीं। और जब वो झाड़ी के पास पहुंचे तो बड़ी तेजी से वो जो बाघिन उस झाड़ी के बीच में से गुर्राती हुई उनके ऊपर हमलावर हुई, और उस बाघिन को बुरी तरह से घुरा करके अपनी तरफ बढ़ते देख करके वो जो 15-20 जनों के कर्मचारी की टोली थी वो सर पर पैर रख करके घबरा करके वापस रेस्ट हाउस की दिशा की तरफ भाग गई। दरअसल में उस झाड़ी के अंदर जो वो नरभक्षी बाघिन थी वो गंगा जली को शिकार के रूप में खा रही थी। और जब ये सब जने उस तख्ते के ऊपर से होते हुए रेस्ट हाउस के अंदर पहुंच गए तो वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगे कि तुम भागे थे, तो भगदड़ मच गई। एक दूसरे पर दोष लगाने के बाद में जब उन्होंने आपस में ये विचार विमर्श किया कि जब सभी बहादुर हैं, सभी हिम्मती है, तो क्यों ना गंगा जली की बॉडी को बचा करके लाया जा सके। अब उन्होंने थालियां उठाई और 2-4 और जो बंदे थे उनको भी बुलाया, और जोरों से शोर मचाते हुए जब वो अंदर गए तो जो शेरनी थी, जब दोबारा से जो खोजी दल शोर मचाता हुआ आया तो जो शेरनी थी वो गंगा जली की बॉडी को छोड़कर चली गई, और गंगा जली की आधी खाई बॉडी को चारपाई के ऊपर ला करके रखा गया। उस दिन जो राम लखन सिंह थे वो दुधवा के रेस्ट हाउस में नहीं थे, हालांकि उनका ऑफिस भी वहां था और उनके रहने की जगह भी थी, लेकिन वो लखीमपुर किसी सरकारी काम से गए हुए थे। और जब सुबह 6-6:30 बजे ही जो गंगा जली थी उसकी बॉडी को रिकवर करके लाया गया, तो वो जो बाघिन थी उसके बाद में वो वापस आ गई, और वापस आकर के वो खाई को पार करके तो अंदर नहीं आई, लेकिन वो जोरों से दहाड़ रही थी, घुर्रा रही थी, और उसके दहाड़ने और घुर्राने से जो लखीमपुर का जो रेस्ट हाउस था वहां पर भगदड़ मची हुई थी, और जो वहां के कर्मचारी थे वो बुरी तरह से डरे हुए थे। तो तुरंत जो गार्ड था अबू जहीर, वो उस समय शावर ले रहा था, नहा रहा था, जब वो गंगा जली को लेकर के आए थे। तो अबू जहीर को भी जब पता चला तो वो अपनी सरकारी राइफल लेकर के आया 12 बोर की, और उससे जब हवाई फायर किया गया, क्योंकि जो बाघिन थी वो नजर तो आ नहीं रही थी कि उसके ऊपर फायर किया जा सके, वो झाड़ियों में छिप करके लगातार दहाड़ रही थी, और हवाई फायर किया गया। तो उस हवाई फायर की आवाज सुनकर के वो बाघिन थी जंगल के थोड़ा अंदर चली गई, और इस प्रकार इतनी दहशत वहां पर छा गई थी। तो तुरंत जो परमेश्वर था उसको एक चिट्ठी लिख करके भेजा गया, राम लखन सिंह के नाम भेजी गई, जो वहां के जो रेंजर थे बलदेव सिंह, उनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई, और उस चिट्ठी को लेकर के परमेश्वर बस के द्वारा ढकरवा पहुंच गया, क्योंकि उस समय जो निदेशक राम लखन सिंह थे वो ढकरवा थे। ढकरवा एक जगह है जो कि करीब 70-80 किलोमीटर दूर उस दुधवा नेशनल पार्क से पड़ती है। वहां पर पहुंच करके परमेश्वर के द्वारा राम लखन सिंह को यह चिट्ठी दी गई। परमेश्वर के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि परमेश्वर जो था वो मेरा मित्र था, मेरा दोस्त था, और मेरी उससे अच्छी खासी मुलाकातें कई बार हुई थी। मैं दुधवा पार्क में 2-3 बार गया था तो मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी, और दिल्ली में भी वो घर पर मेरे से मिलने के लिए आया था, और तब मैंने उसको गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक रूम दिलाया था 2 दिन रुकने के लिए, और वो 2 दिन दिल्ली में रुका था और मेरे साथ दिल्ली घूमा था। और बाद में 6 महीने के बाद ही जून के महीने में सन 1985 को इसी दुधवा नेशनल पार्क
की जो नरभक्षी जो सुहेली की जो तारा है, इसका जो बेटा था उसके द्वारा यह परमेश्वर मारा गया था और साथ में सुरेश दत्त भी मारे गए थे। दोनों सरकारी कर्मचारी इकट्ठे ही तारा के बेटे के द्वारा मारे गए थे जून के महीने में 1985 को। उसकी स्टोरी मैंने डाली हुई है मैन ईटर टाइगर ऑफ सलूकापुर के नाम से, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो ये परमेश्वर जब ढकरवा पहुंचा और सारा घटनाक्रम जब राम लखन सिंह को पता चला तो तुरंत उन्होंने परमेश्वर को जीप में बैठाया और 1.5-2 घंटे में ही वो करीब 10 बजे के आसपास अपने रेस्ट हाउस में पहुंच गए। और वहां बड़ा भय का वातावरण था। सारी जानकारी को प्राप्त करने के बाद में जब उनको पता चला कि शेरनी कहीं आसपास ही या दूर नहीं गई है, तो उन्होंने तुरंत हरिहर प्यारी हथनी के ऊपर होदा कसवाया, क्योंकि हरिहर प्यारी मैन ईटर टाइगर की स्पेशलिस्ट हथनी थी। वो टाइगर से बिल्कुल नहीं डरती थी और टाइगर को देख करके भागने की बजाय वो टाइगर की तरफ ही बढ़ती थी और टाइगर को देख कर तो वो खुश हो जाती थी। और टाइगर जब हथनी के ऊपर हमलावर होता था हरिहर प्यारी के ऊपर, तो हरिहर प्यारी उसका मजबूती से मुकाबला करती थी, भागती नहीं थी। और एक बार तो उसने एक टाइगर को किक मारकर 20-22 फुट दूर उछाल दिया था। और कितने ही पहले समय में इस हरिहर प्यारी हथनी के ऊपर बैठ करके कितने ही टाइगर का शिकार पहले किया जा चुका था। तो इस हथनी के ऊपर होदा कसवाया गया। इसका जो महावत था लल्लन बख्श, वो और एक शिकारी थे बलदेव सिंह, तो रेंजर थे वो, और एक शिकारी या गार्ड कह लो आप, अबू जहीर, वो बैठे और साथ में राम लखन सिंह बैठे राइफल के साथ में। टोटल 4 जने बैठे थे उस हरिहर प्यारी के ऊपर और उन्होंने वो जो दुधवा का रेस्ट हाउस था उसके चारों तरफ चक्कर लगाने शुरू कर दिए, देखभाल शुरू कर दी उस बाघिन की। अगर वो बाघिन मिल जाए तो उसको ठिकाने लगाया जा सके। इसके बाद में उस नरभक्षी बाघिन के साथ क्या हुआ, क्या उसको ढूंढा गया या नहीं ढूंढा गया, या क्या क्या घटनाक्रम आगे चला, वो सब मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। और तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों।